क्वेश्चन नंबर 51 देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नंबर ए एंड बी आर 30% एंड 50% रिस्पेक्टिवली मोर देन द नंबर सी। द रेशो ऑफ ए एंड बी, मुझे ए और बी का रेशो बताना है जो 30% और 50% ज़्यादा है अपने नंबर सी से। भाई यहाँ पे सी का कंपैरिजन कर रखा है, ए का और बी का कंपैरिजन कर रखा है सी से, तो मैं सी को मान लेता हूँ। सी मेरा अगर 100% है तो ए और बी कितना होगा। भाई ए कितना दे रखा है, 30% ज़्यादा है। सी अगर अपना 100% है तो उससे 30% ज़्यादा 130 हो जाएगा। और बी अगर 50% ज़्यादा है तो उससे 50%, भाई 100 का 50% 50% होता है, तो उससे 50% ज़्यादा मतलब 150 हो जाएगा। और मुझे ए और बी का रेशो बताना है, मतलब इन दोनों का रेशो बताना है। जीरो से जीरो कट जाएगा और कुछ कटेगा नहीं, 13:15। अपना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। कुछ था नहीं इस सवाल में। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, Soham's initial expenditure and saving were in the ratio 5:1. His income is increased by 25% while his saving increased by 20%. Soham's current expenditure is 4347. Then what was the initial income? देखो इस सवाल को करने के लिए ना आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला नहीं, एक तरीके से वो कह सकते हैं स्टेटमेंट ही है। जैसे पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आपको पता भी होगा। भाई कोई भी अपनी इनकम करता है तो उसमें से कुछ पार्ट वो एक्सपेंडिचर करता है, मतलब खर्च करता है, और कुछ पार्ट वो क्या करता है, सेविंग करता है। तो एक्सपेंडिचर जमा ही अपना इनकम के बराबर होता है। बस ये आपको पता होना चाहिए, एक्सपेंडिचर जमा सेविंग इज इक्वल टू इनकम। मतलब ये इनकम जो होता है ना वो एक्सपेंडिचर जमा सेविंग इसके बराबर ही आता है। मतलब अगर कोई भी आदमी कुछ भी कमा रहा है तो उसमें से वो कुछ खर्च करेगा और जो बाकी बच जाएगा वो उसकी सेविंग में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशो देखा है 5:1 है। इसका मतलब अगर एक्सपेंडिचर 5 है ना तो उसका सेविंग कितना है, 1 है। हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 25%। भाई इनकम होता कितना है, इनकम एक्सपेंडिचर जमा सेविंग। तो यहाँ पे ये एक्सपेंडिचर जब सेविंग करेंगे तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब बोला गया उसकी इनकम जो है 25% से बढ़ गई है। देखो 6 का 25% 1.4 होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे निकालने में, अगर मैं इसकी 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ तो निकालने में और भी इजी हो जाएगा। मैं इसको भी 600 कर दिया मैंने, इसकी भी 100 से मल्टीप्लाई कर दे 500 कर दिया, इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दे मैंने क्या कर दिया, 100 बना दिया। एक्चुअली में क्या होता है ना, जब कोई सा भी नंबर 100 का मल्टीपल होता है ना तो उसकी परसेंटेज निकालने में बहुत ईजी हो जाती है, क्योंकि परसेंटेज 100 कट जाता है फिर उसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे अगर उसकी मैंने इनकम 25% से बढ़ा दी, अब 600 का 25% होता कितना है भाई, 25%, परसेंट से तो अपना यहाँ कट जाएगा 100, और यहाँ पे बचा 6, तो 25 का 150। इसका मतलब उसकी इनकम कितनी बढ़ गई, 150 इनकम बन गई, बढ़ गई उसकी, अगर 600 इनकम पहले थी। और उसकी सेविंग 20% से इंक्रीज हो गई। अगर उसकी सेविंग 100 रुपये थी तो अगर मैं उसका 20% बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब उसकी सेविंग कितनी बढ़ी होगी, 20 रुपये बढ़ी होगी। मैं यहाँ पे पूरा बढ़ा के नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे केवल बढ़ा बढ़ा के लिख रहा हूँ कि बढ़ाया क्या जा रहा है। जैसे 600 में अगर मैं 25% बढ़ाऊंगा तो मैं 150 रुपये बढ़ाऊंगा, है ना। जो चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगा, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग, वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगा कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग। अगर इनकम उसकी 150 रुपये बढ़ी है, सेविंग उसकी 20 रुपये बढ़ी है, तो बाकी का कहाँ गया, बाकी का उसके एक्सपेंडिचर में बढ़ा होगा। इसका मतलब बाकी का उसके एक्सपेंडिचर में 130 रुपये बढ़ा होगा, तभी तो ये एक्सपेंडिचर जमा सेविंग अपना इनकम के बराबर आएगा। तो इसका मतलब उसकी एक्सपेंडिचर कितनी बढ़ी, 130 रुपये से बढ़ी गई है। और बोला गया है इफ़ सोहम्स करंट एक्सपेंडिचर इज 4347, अगर उसकी करंट एक्सपेंडिचर मतलब बढ़ने के बाद बात की गई है, बढ़ने के बाद। भाई करंट एक्सपेंडिचर, भाई 500 में अगर मैं 130 जोड़ दूंगा तो 630 आएगा। और सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4347। मुझे फाइंड करना है व्हाट वाज इज इनिशियल इनकम। पहले की इनकम कितनी थी, पहले की इनकम 600 है, अभी तो जो इनकम आएगी वो 750 आएगी, 150 ऐड करके। लेकिन इनिशियल इनकम पूछा है, इनिशियल इनकम थी कितनी, 600। इसका मतलब मुझे 600 की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पे 630 की वैल्यू दे रखी है। मुझे 630 से यहाँ पे 600 पे आना है, बताओ क्या कर सकते हैं। दोनों तरफ अगर मैं 21 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितने बार में जाएगा, 21 3 जा 63, और ये 30 गुना है 21 का, और ये उसी का 20 गुना है। तो मैं अगर इधर भी 21 से डिवाइड कर दूँ फिर उसका 20 गुना कर दूँ तो मुझे 600 की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं इस 21 से इसको काटूँ, 21 2 जा 42, 147 बचा, और एक जीरो आएगा क्योंकि मैं इतने बड़े डिजिट दो को एक ही साथ डिवाइड कर रहा हूँ, तो जीरो आएगा है बीच में। और 21 7 जा 147। इसका मतलब 30 की वैल्यू कितनी आई, 207 आई है। मुझे चाहिए 600 की वैल्यू, तो मैंने उसकी 20 से मल्टीप्लाई करी, तो इस वाले की भी मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो 207 गुना 2 कितना होता है बताओ, 414, और एक जीरो एज इट इज़ लग जाएगा। इसका मतलब 4140 अपने 600 की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब उसकी इनिशियल इनकम कितनी थी, 4140। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको इस सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं।
The expense of a family on wheat, vegetables, and oils are in the ratio 12:8:5. The price of these items increased by 50%, 25%, and 40% respectively. The total expense of the family on these items increased by ओवरऑल परसेंटेज का सवाल है। यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बात की गई है वीट के बारे में, वेजिटेबल के बारे में और ऑयल्स के बारे में बात की गई है। अब इनका रेशो दे रखा है, इनकी क्वांटिटी मतलब इन पे कितना कितना खर्च किया गया उन पे एक तरीके से यहाँ पे रेशो दे रखा है। अगर यहाँ पे 12 रुपये वीट पे खर्च किया गया ना, तो 8 रुपये अपने वेजिटेबल्स पे खर्च किए गए और 5 रुपये ऑयल्स पे खर्च किए गए। लेकिन बाद में क्या होती है, जब नई सरकार बनती है तो महंगाई बढ़ जाती है। तो यहाँ पे पहला वाला 50% से बढ़ जाता है, फिर दूसरा वाला 25% से, फिर तीसरा वाला 40% से। तो अगर मेरे वीट पे 50% बढ़ गया, ठीक है, और यहाँ पे वेजिटेबल 25% बढ़ गया रेट, और यहाँ पे ऑयल का 40% रेट बढ़ गया, द टोटल एक्सपेंस ऑफ द फैमिली ऑन दिस इन आइटम्स इंक्रीज बाय, मतलब जैसे वीट पे तो वीट का रेट जो है 50% बढ़ गया, वेजिटेबल का 25% बढ़ गया, ऑयल का 40% रेट बढ़ गया। तो एक्चुअल में जो खर्चा है टोटल फैमिली का वो कितना परसेंट बढ़ गया है वो मुझे बताना है। वेटेज एवरेज से हो जाएगा ये सवाल। ओवरऑल परसेंटेज मुझे निकालना है। ओवरऑल परसेंटेज मतलब टोटल में उसका कितना खर्चा बढ़ गया। तो आपको कुछ नहीं करना। वेटेज एवरेज क्या कहता है, इसकी इससे सिंपली मल्टीप्लाई कर दो इनकी और उनका सम कर दो और उसको इस रेशो से डिवाइड कर दो। एक जैसे एवरेज निकालते हैं ना, बस वैसे ही हमको करना है। तो 12×5 = 60, बिल्कुल, तो यहाँ पे 600 आ जाएगा। 25×8 = 200, तो यहाँ 200 आ जाएगा। और यहाँ पे 4×5 = 20, इसका 200 आ जाएगा यहाँ पर भी। और 12×8 = 20, 25, तो मुझे 25 से एक्चुअली में तीनों के सम को डिवाइड करना है। तीनों को सम कर लो फिर डिवाइड करो, या फिर ऐसे ही कर लो भाई। 25 छिक्का 150 होता है, 150 का ये 4 गुना है, 15×4 = 60 होता है ना। तो यहाँ पे 25 छिक्का 150, 150 का 4 गुना है, तो 6×4 = 24 यहाँ पर आ जाएगा प्लस में। 25×8 = 200, 25×8 = 200, इन दोनों को मैं 8 8 बार डिवाइड करूँगा ना, 8 बार 8 बार, तो इन दोनों को प्लस कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। 24 और 16 मतलब 40। इसका मतलब टोटल जो फैमिली का इनकम एक्सपेंडिचर है ये वेजिटेबल, वीट और ऑयल पर, इतना इतना खर्चा बढ़ने के बाद, इतना एक्सपेंस बढ़ने के बाद जो टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर है वो 40% से बढ़ जाएगा फैमिली का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अभी इस पे एक आध और सवाल भी हैं शायद, है ना। जैसे इस वाले सवाल को देखो पहले, क्वेश्चन नंबर 54 अपना क्या कह रहा है। द numbers x and y are such that the sum of 18% of x and 8% of y is one third of sum of 22% of x and 36% of y. Find the ratio of x and y. कुछ नहीं करना, जैसा सवाल में बोला है बस वैसे आप कर लो। यहाँ पे क्या बोला है, दो नंबर है x और y सच दैट जो 18% है एक्स का और 8% है वाई का, वो दूसरे वाले के वन थर्ड बराबर है। मतलब दूसरा वाला कौन सा, 22% ऑफ एक्स और 36% ऑफ वाई। भाई जैसा बोल रखा है वैसे कर लो भाई। 18% ऑफ एक्स प्लस में 8% ऑफ वाई किसके बराबर है, वन थर्ड बराबर है 22% ऑफ एक्स प्लस में यहाँ पे 36% ऑफ वाई। अब एक एक का एक एक को बराबर कर लो। एक एक को बराबर करने का मतलब एक्स एक्स वाले को एक साथ ले आओ, वाई वाई वाले को एक साथ ले आओ। जब ये 1/3 है, 3 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। 18×3 = 54 और यहाँ पर ये 22x है। तो 22x को अगर मैं 54x के साथ लेकर आऊँगा तो इधर माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 32x बचेगा। ठीक है, अब इसी 3 की मैं 8y से मल्टीप्लाई करूँगा तो 24y बचेगा। अब ये वाला तो इधर से खत्म हो गया, ये तो इधर आके यहाँ पे 32x बचा यहाँ पे। अब 8×3 = 24y, 24y अगर मैं उधर लेके जाऊँगा तो माइनस का हो जाएगा। 36y में से 24y घटाऊंगा तो कितना आएगा, 12y आएगा। तो यहाँ से मुझे फाइंड करना है एक्स और वाई का रेशो। एक्स और वाई का रेशो देखो यहाँ से क्या आएगा, 4×8 = 32, 4×3 = 12। तो एक्स की वैल्यू आई 3 है और वाई की वैल्यू आई है 8, तो 3:8 आया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से 8:3 भी है तो गड़बड़ मत करना, 3:8 आएगा। आई होप आपको इस सवाल समझ में आया होगा। देखो जो एक्स वाले के सामने होता है वो एक्स की वैल्यू होती है, जो वाई वाले के सामने होती है वो वाई की वैल्यू होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो वही वाला सवाल है जो मैंने अभी आपको बोला था, ये एक्सपेंस वाला, कि उसकी फैमिली में कितना परसेंट उसका एक्सपेंस टोटल इंक्रीज हुआ है। तो एक सवाल और करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और भी मजबूत हो जाए। द एक्सपेंस ऑफ अ फैमिली ऑन राइस, वेजिटेबल एंड कुकिंग ऑयल आर इन द रेशो 9:11:15। इफ द प्राइस ऑफ दिस आइटम्स इंक्रीज बाय 10%, 20%, 30% रिस्पेक्टिवली, देन द टोटल एक्सपेंस ऑफ द फैमिली ऑन दिस आइटम्स विल बी इंक्रीज बाय, वही बोला है भाई। अगर राइस पे, वेजिटेबल्स पे, कुकिंग ऑयल्स पे जो खर्चा होता है उनका रेशो दे रखा है 9:11:5।
राइस पे, वेजिटेबल्स पे और कुकिंग पे खर्चा जो होता है वो कितना रेशो दे रखा है, 9:11:5। लेकिन क्या होती है आगे चल के 10%, 20% और 30% उन सब पे जो खर्चा है ना बढ़ जाता है, मतलब उनका कीमत बढ़ जाता है। राइस की कीमत 10% से बढ़ जाती है, वेजिटेबल की कीमत 20% से बढ़ जाती है, कुकिंग ऑयल की कीमत 30% से बढ़ जाती है। तो मुझे बताना है जो टोटल फैमिली का जो खर्चा है वो कितने परसेंट से बढ़ जा रहा है। वही आप कर सकते हो भाई, 9 10 में 90, ठीक है, 11 2 22 मतलब 220 और 5 3 15 150। और यहाँ पे इन सब का सम कर दो, फिर उसके रेशो जो भी आएगा मल्टी सम करने के बाद उसको ये पूरा जो अपना सम है उससे डिवाइड कर दो। तो 11 9 20, 20 और 5 25, तो मुझे 25 से इसको डिवाइड करना है। देखो 25 से डायरेक्टली कट नहीं रहे हैं तो इनको एक बार ऐड कर लो, फिर हम कर सकते हैं। 220 में अगर आप 90 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 310। 310 में ये ऐड करोगे तो 460 आएगा। 460 को कुल मिला के मुझे 25 से डिवाइड करना है। 25 से एक बार में ही जाएगा और सारे आंसर एक से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो 25 से कम 25, फिर कितना बच जाएगा अपना, 5 15 15 6 21, 210 बच जाएगा। 25 अट्ठे 200 और 25 8 218 वाला एक ही ऑप्शन है, बस इसका बिल्कुल सेव जाएगा। देखो यहाँ पे 210 बचा ना, 25 8 210 बचा, पॉइंट लगाऊंगा तो ये 100 हो जाएगा, 25 चौका 100, तो 18.4%। ऑप्शन नंबर सी ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप